हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, या इसका दूसरा नाम जो है वह है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। करेक्ट, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। स्टूडेंट, आई होप इससे प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम ग्राफ डिस्कस किया था वो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट, वो जो वीडियो मैंने बनाया था वो हेल्प करेगा आपको आज के टॉपिक को समझने में। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर में मैं एक पहले एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट, उसके हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। करेक्ट है? उसके बाद फिर हम रीड करेंगे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। करेक्ट है? मतलब विल गो टू द डेफिनेशन ऑफ एज़ोट्रॉप। Suppose student, we have a binary mixture of liquid A and liquid B. Correct? ध्यान से समझिएगा। suppose liquid A is more volatile. Suppose liquid A is more volatile. Let's suppose is P naught A is equal to 200 mm and liquid B is less volatile. Let's suppose is vapor pressure, that is P naught B is 100. मतलब प्योर स्टेट ऑफ लिक्विड ए का वेपर प्रेशर कितना है 200 mm, और प्योर लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है 100। दैट इज पी नॉट ए जो था वो कितना है 200 और पी नॉट बी कितना है 100। अब स्टूडेंट क्या है, लेट्स सपोज आपने कोई बाइनरी मिक्सचर लिया हुआ है, उसमें लेट्स सपोज जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स ए और क्या है एक्स बी है। ठीक, अब आप जब इस लिक्विड मिक्सचर को बॉईल करना शुरू करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ही आप बॉईल करना शुरू करेंगे तो जो लेस वॉलेटाइल है उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाएगा। करेक्ट ना? इसका मतलब पहले जो वेपर बनने शुरू होंगे वो किसके बनने शुरू होंगे, ए के। मतलब ए विल स्टार्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर। करेक्ट? तो पहले वेपर किसके बनने शुरू होंगे, ए के। इसका मतलब जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड फेज में कम होने लगेगा, क्योंकि वो ज़्यादा वेपर बना रहा है। तो अगर ज़्यादा वेपर बना रहा है देन डेफिनेटली क्या होगा, उसके मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज कम हो जाएगा। दिस मीन्स क्या होगा, एक्स ए क्या करने लगेगा, लिक्विड फेज में डिक्रीज करने लगेगा जैसे जैसे आप हीटिंग कर रहे हैं। ठीक है? अब क्या होगा स्टूडेंट, अगर एक्स ए डिक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली एक्स बी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। करेक्ट है ना? क्लियर? क्योंकि अगर एक के मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली सेकंड के मोल फ्रैक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। करेक्ट? सो स्टूडेंट, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब पी ए जो था दैट इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए विल बी इक्वल टू पी बी दैट इज पी नॉट बी इंटू एक्स बी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपने लिखा था 200 इंटू एक्स ए और एक था 100 इंटू एक्स बी। अब एक्स ए क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और एक्स बी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब एक टाइम जरूर आएगा जब इसका मल्टीपल 200 इंटू एक्स ए का मल्टीपल किसके बराबर हो जाएगा, 100 इंटू एक्स बी का। क्योंकि पी नॉट ए ज़्यादा था बट एक्स ए तो अब क्या करा, डिक्रीज करने लगा, और इसका पी नॉट बी कम था बट अब एक्स बी बढ़ने लगा। तो एक टाइम जरूर आएगा स्टूडेंट जब पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो ये 200 है और ये कितना था 100। लेट्स सपोज एक्स ए कितना है 0.33 मोल फ्रैक्शन है, तो ये कितना होगा स्टूडेंट 66। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ एक्स बी, अगर ये 0.33 है तो एक्स बी कितना होगा 0.66। तो ये कितना मल्टीपल हो गया, इसका भी 66 आ गया। तो इसका मतलब इस पॉइंट्स ऑफ इस टेम्परेचर पे पी ए इक्वल टू क्या हो गया, पी बी। तो जब जब स्टूडेंट पी ए इक्वल टू पी बी होगा तब दोनों ही लिक्विड सेम टेम्परेचर पे क्या करने लगेंगे, बॉईल करने लगेंगे। और अगर ऐसा होता है तो स्टूडेंट हम उसको फर्दर डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, और ऐसे मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या कहते हैं, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। करेक्ट है ना? क्लियर है? इसीलिए इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहा जाता है। करेक्ट?
जब ये सिचुएशन आएगी स्टूडेंट, तब क्या होगा, जो मोल फ्रैक्शन होगा कंपोनेंट ए का इन वेपर फेस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। मतलब एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ए के बराबर, और सेम क्या होगा, एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा वाई बी के बराबर, या हम कहें एक्स वन इक्वल टू वाई वन हो जाएगा और एक्स टू इक्वल टू वाई टू हो जाएगा। करेक्ट। इसका मतलब अगर लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम आने लगा तो इसका मतलब अब हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और फर्दर अब बॉइलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो कंपोजिशन हमें लिक्विड फेज में मिल रही है वही कंपोजिशन में अब वेपर फेज में मिलने लगेगी, तो कोई भी फ़ायदा अब नहीं होगा बॉयल करने से। करेक्ट। इसका मतलब इसके बाद जब ये सिचुएशन अटेन होगी उसके बाद हम फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। और ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। करेक्ट। क्लियर। तो स्टूडेंट याद रखेंगे, वो एक पॉइंट ऑफ सिचुएशन ऐसा आएगा किसी एक पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पे, जब पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी बी, मतलब वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ए विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो उस पॉइंट पे दोनों ही लिक्विड सेम टेम्परेचर पे बॉयल होने लगेंगे, और इसका मतलब उनको हम फर्दर सेपरेट डिस्टिलेशन से नहीं कर पाएंगे। ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे, मेसोट्रॉपिक मिक्सचर। करेक्ट। और जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो लिक्विड फेज और वेपर फेज की कंपोजिशन क्या हो जाएगी, सेम रहेगी। करेक्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है। देखिए स्टूडेंट, एज़ोट्रॉप का मतलब क्या होता है, पहले इसका नेम देखें। एक का मतलब होता है स्टूडेंट नो, इसमें ZO ZEO का जो मतलब होता है बॉयल, और ट्रॉप का जो मतलब होता है स्टूडेंट वो होता है चेंज। तो अगर हम एज़ोट्रॉप का मीनिंग समझें, नो बॉयल चेंज, इसलिए हम एज़ोट्रॉपिक को बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। करेक्ट। क्लियर। तो डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट, two component when have same vapor pressure at particular mole fraction, then they will start boiling at same temperature and cannot be separated further by distillation. Such solution is known as azeotropic solution or mixture. Correct. It is also defined as a mixture which boils at constant temperature. किस पे boil होता है, constant temperature पे, is known as azeotropic mixture. Correct. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एज़ोट्रॉप, ये मैंने पहले बताया था, फिक्स्ड कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एज वेल एज इन वेपर फेज, मतलब x1 इक्वल टू y1 और x2 इक्वल टू y2। सेकेंड पॉइंट, दिस सॉल्यूशन विल बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मिक्सचर कैन नॉट बी फर्दर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और स्टूडेंट जो एज़ोट्रॉप है वो हमेशा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर आपने याद है पहले हमने डिस्कस किया हुआ था पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, तो जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है वो कौन बनाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कोई भी एज़ोट्रॉप नहीं बनाता है, तो मैंने लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट फॉर्म्स एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर सिर्फ कौन बनाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। करेक्ट। अब स्टूडेंट जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर होता है वो टू टाइप्स का होता है, हमने भी पहले डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। Azeotropic types of azeotropic mixture, there are two type of azeotropic mixture, one is maximum boiling azeotrop and second one is minimum boiling azeotrop। ठीक। अब स्टूडेंट पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। लेट्स सपोज स्टूडेंट हमारे पास लिक्विड ए है और लिक्विड बी है। लेट्स सपोज लिक्विड ए इज HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड लिक्विड बी इज वाटर H2O। नाइट्रिक एसिड का स्टूडेंट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 86 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर का हमें पता है कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। तो स्टूडेंट एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम। तो स्टूडेंट जब सॉल्यूशन के अंदर 68% नाइट्रिक एसिड होता है तो 32% क्या हो गया, वाटर। इस कंपोजिशन पे स्टूडेंट ये दोनों का क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, सेम। और तब ये जो बॉईल करते हैं ये दोनों करते हैं किस पे, 122.5 डिग्री सेल्सियस पे। करेक्ट ना, किस पे, 120.5 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करने लगते हैं। करेक्ट है ना। सो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर है जिस कब 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड पे कितने पे बॉईल कर रहे हैं, 120.5
5 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पे क्या बनेगा, एजोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। अब हम इसको मैक्सिमम बॉइलिंग क्यों करें स्टूडेंट, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो मिक्सचर है, एजोट्रॉप है, उसका क्या है, इन दोनों के जो कंपोनेंट हैं, इन दोनों से बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। तो अगर एजोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट अपने दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, करेक्ट ना। और अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए वो क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप हमने पहले भी डिस्कस किया था, सोर्स नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। इसीलिए ऐसे एजोट्रॉपिक मिक्सचर को हम नेगेटिव एजोट्रॉप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव एजोट्रॉप। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, when the solution start boiling at a temperature higher than the both component is known as maximum boiling azeotrope, correct ना। such mixture shows negative deviation from Raoult's law, so it is also known as negative azeotrope। क्या बोलते हैं, नेगेटिव एजोट्रॉप। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, करेक्ट है स्टूडेंट। अगर आपको याद है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप ने बोला था स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर क्या बनाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप शो करता है। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप क्या होता है, क्या शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट 86, वाटर का 100। जब कंपोजिशन कितनी 68% होगी किसकी, नाइट्रिक एसिड की, और 32% किसकी, वाटर की, तब मिक्सचर एक कांस्टेंट बॉइलिंग पे बॉईल करेगा और वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 120.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ का जो एजोट्रॉप बनेगा वो बनेगा 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड पे, और उस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कब आएगा, 120.5 डिग्री सेल्सियस पे, करेक्ट ना, क्लियर। एक और एग्जांपल स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट 337 डिग्री सेल्सियस और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। जब कंपोजिशन 98.3% होगी किसकी, नाइट्रिक एसिड की, दिस मीन्स वाटर कितना 1.7%, तब ये लिक्विड मिक्सचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेगा और वो टेम्परेचर होगा 338 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे भी जो बॉइलिंग पॉइंट है मिक्सचर का या सॉल्यूशन का वो ज़्यादा है बोथ कंपोनेंट से, इसीलिए ये भी क्या शो करेगा, या ये इसको भी क्या कहेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। और याद रखेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर क्या रहता है, कम रहता है। ये हमने पहले देखा था, करेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट आपको, आइए स्टूडेंट अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। स्टूडेंट अगर आप ध्यान यहाँ पे देखें, वाई एक्सेस पे टेम्परेचर है और एक्स एक्सेस पे स्टूडेंट हमने परसेंटेज कंपोजिशन लिया है किसका, HNO3 का। ठीक है, तो जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो परसेंटेज कंपोजिशन नाइट्रिक एसिड का इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे 100% है तो यहाँ पे क्या है, 0% है, करेक्ट। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर नाइट्रिक एसिड 0% है तो वाटर क्या होगा, 100%। इसका मतलब यहाँ पे प्योर वाटर है और जहाँ पे 100% HNO3 वहाँ पे क्या है, प्योर HNO3 है, क्लियर ना, राइट। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर हम टेम्परेचर वर्सेस ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट, इस लाइन पे आपको क्या मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और इस लाइन पे हमें मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HNO3, करेक्ट है, क्योंकि इधर क्या है, प्योर वाटर है और इधर क्या है, प्योर HNO3 है, करेक्ट। अब स्टूडेंट अगर आपको याद है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम ग्राफ, वहाँ पे क्या था, ड्यू पॉइंट और जो बबल पॉइंट होता है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम ग्राफ का वो सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट हो रहा था। इसीलिए हमें वहाँ पे दो ग्राफ मिले थे स्टूडेंट। जो ऊपर वाला जो ग्राफ था, ये जो रेड वाला ग्राफ है, ये क्या इसको शो करता है, ड्यू पॉइंट कर्व था, और जो ये ब्लू वाला कर्व है स्टूडेंट, ये वाला कर्व कौन सा है, बबल पॉइंट कर्व है, करेक्ट ना, क्लियर। इसीलिए मैंने कहा था कि वो आप पहले देख लीजिएगा और वो इम्पॉर्टेंट है, तभी वो हमें ये समझ में आएगा कि क्यों ड्यू पॉइंट कर्व और बबल पॉइंट कर्व अलग अलग आया था किसका, सॉल्यूशन का, करेक्ट है ना। बट प्योर कंपोनेंट का ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, राइट। सो देखिए स्टूडेंट अब, राइट, अब अगर हमने नाइट्रिक एसिड और वाटर के मिक्सचर को हीट करना शुरू किया
तो हमने देखा था कि एक कंपोजिशन आएगा दैट इज़ 68% पे, जब क्या होगा वेपर फेस का कंपोजिशन और लिक्विड फेस का कंपोजिशन क्या हो जाएगा सेम। तो स्टूडेंट क्या है जो ड्यू पॉइंट होता है वो क्या शो करता था वेपर फेस की कंपोजिशन मतलब y1, ठीक है ना, और जो बबल पॉइंट कर्व है जो ब्लू वाला कर्व है वो क्या शो करता था, क्या शो करता था स्टूडेंट लिक्विड फेस की कंपोजिशन दैट इज़ x1। और 68% पे क्या होगा दोनों क्या होगा कंपोजिशन क्या हो जाएगा लिक्विड फेस और वेपर फेस की दोनों की सेम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा 68% पे ये दोनों कर्व क्या करेंगे मीट कर जाएंगे, क्योंकि x1 इज इक्वल टू क्या है y1 हो जाएगा। यही एज़ोट्रॉप की क्या थी कंडीशन थी, करेक्ट। और ये किस टेम्परेचर पे होगा स्टूडेंट, हमने देखा था 120.5 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट ना। तो आप ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पे 68% पे x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 और ये किस टेम्परेचर पे होगा 120 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम क्या बोलेंगे एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। तो इसका मतलब HNO3 और वाटर का जो मिक्सचर है वो परसेंटेज कम उसका एज़ोट्रॉप किस परसेंटेज में मिलता है 68% पे, करेक्ट ना, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट क्या है यहाँ पे मैंने एक और कर्व बना रखा है। ये जो कर्व है ये टेम्परेचर वर्सेस किसका है मोल फ्रैक्शन का है, और ये स्टूडेंट वेपर प्रेशर वर्सेस क्या है मोल फ्रैक्शन का है, करेक्ट। हमें पता है वेपर प्रेशर अगर किसी कंपोजिशन का ज़्यादा होगा किसी कंपोनेंट का ज़्यादा होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा कम होगा, और अगर वेपर प्रेशर क्या होगा कम होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, करेक्ट है ना। मतलब लो टेम्परेचर पे भी क्या हो रहा है अगर लो टेम्परेचर पे भी अगर वेपर्स ज़्यादा बन रहे हैं इसका मतलब क्या है वो मोर वोलेटाइल है, ठीक है ना, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर के क्या है बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये क्या है लेस वॉलेटाइल है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा थोड़ा नीचे से स्टार्ट होगा। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहा होगा, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा थोड़ा ऊपर से। तो ग्राफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका मिरर इमेज हो जाएगा। जो बॉटम वाला ग्राफ है वो क्या है मिरर इमेज हो जाएगा किसको अपर वाले ग्राफ पे, बट जो एज़ोट्रॉप बनेगा स्टूडेंट वो किस पे बनेगा 68% पे ही बनेगा, करेक्ट ना। तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आता है टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ना देके वो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ देता है और फिर पूछता है, तो आप गलती नहीं करेंगे राइट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर होगा उसका वेपर प्रेशर नीचे होगा, करेक्ट ना, और ग्राफ क्या हो जाएगा इसका मिरर इमेज हो जाएगा, करेक्ट ना। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हुआ होगा वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम ग्राफ किसका मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप का, करेक्ट। स्टूडेंट लेट्स सपोज हमारे पास वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर है, ठीक है C2H5OH। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट हमें पता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जो इथेनॉल का होता है स्टूडेंट वो होता है 78.4 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट है। एक टाइम ऐसी कंपोजिशन आएगी और कंपोजिशन क्या होती है स्टूडेंट 95.6% पे ऑफ इथेनॉल पे क्या होगा दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू करेंगे, और वो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78.2 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट, क्लियर। तो यहाँ पे एज़ोट्रॉप कितने कंपोजिशन पे बन रहा है 95.6% पे, और टेम्परेचर क्या है 78.2 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो ये टेम्परेचर है जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर है जहाँ पे एज़ोट्रॉप बन रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या कम है, इसीलिए स्टूडेंट्स को क्या बोल रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। और मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप स्टूडेंट क्या वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये क्या शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। इसीलिए इस एज़ोट्रॉप को पॉजिटिव एज़ोट्रॉप भी कहते हैं, करेक्ट। सो देखिए मैंने वही लिखा हुआ है व्हेन द सॉल्यूशन स्टार्ट बॉइलिंग एट एन टेम्परेचर लोअर देन द both component is known as minimum boiling isotrop. Such mixture will show positive deviation from Raoult's law and so it is also known as positive isotrop. मैंने एग्जाम्पल में वही शो कर रखा है स्टूडेंट वाटर इथेनॉल, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, इथेनॉल का 78.4, करेक्ट, और कंपोजिशन कितनी है 95.6% है किसकी इथेनॉल की। तो सॉरी मैंने यहाँ पे स्टूडेंट गलत लिख दिया, प्लीज़ इसको सही कर लीजिएगा आप। वाटर पे क्या लिखेंगे आप 4.4%, इसको सही करेंगे यहाँ पे वाटर शुड बी 4.4% और इथेनॉल शुड बी 95.6%, क्लियर। तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने उल्टा लिख दिया है वाटर शुड बी 4.4%
एंड इथेनॉल शुड बी 95.6%, करेक्ट। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे होगा, 78.2 डिग्री सेल्सियस, मतलब बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द कंपोनेंट, दैट इज वाटर एंड इथेनॉल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, करेक्ट। आइए इसका ग्राफ देखते हैं। वाई एक्सिस पे स्टूडेंट क्या है, टेम्परेचर है, इधर परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, इथेनॉल है, यहाँ पे 0% इथेनॉल है, दिस मीन्स प्योर वाटर होगा स्टूडेंट, और यहाँ पे 100% इथेनॉल है, मतलब यहाँ पे प्योर इथेनॉल होगा। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, प्योर इथेनॉल का 78.4 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट है। अब ये दोनों क्या करेंगे स्टूडेंट, एक पॉइंट पे मीट करेंगे, और वो कंपोजिशन कौन सी होगी, 95.6% पे। तो यहाँ पे जो एज़ोट्रॉप बनेगा वो कहाँ बनेगा, 96.5% पे, सॉरी 95.6% पे, और वो टेम्परेचर क्या है, 78.2 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, करेक्ट स्टूडेंट। सॉरी, अब स्टूडेंट ये क्या है, ये वेपर प्रेशर वर्सेस क्या परसेंटेज कंपोजिशन का ग्राफ है, सेम है स्टूडेंट, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम, तो ये जो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा था यहाँ नीचे से होगा, और ये जो नीचे पे एंड हो रहा था वो कहाँ पे एंड होगा, ऊपर पे एंड होगा, करेक्ट है। और एज़ोट्रॉप तो किस पे बनेगा, 95.6% पे, करेक्ट। ऐसे स्टूडेंट देखिए, अगर आपको याद है हमने कर्व बनाया था, अगर जैसे उसका कर्व राउट्स लॉ का बनाया था, तो हमने ऐसे और ऐसे कर्व बनाया था और फिर इसको मीट किया था, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर था और यहाँ पे क्या था, कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन। अगर स्टूडेंट यही ग्राफ वो क्या कहता है, ऐसे यही सेम ग्राफ जो हमने राउट्स लॉ का बनाया था, इधर टेम्परेचर दे दे और यहाँ पे क्या करें, मोल फ्रैक्शन। तो अगर याद रखेंगे, जो अगर यहाँ पे प्रेशर था तब कर्व ऐसा था, करेक्ट है ना। तो इसका मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो स्टूडेंट अगर वो टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ कर रहा है तो प्लीज़ आप देखेंगे, ध्यान रखना, अगर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो टेम्परेचर के टाइम पे क्या होगा, नीचे से स्टार्ट होगा वो, और जो नीचे वाला था वो ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, करेक्ट है। तो उसका ध्यान रखिएगा जब हमने राउट्स लॉ का ग्राफ प्लॉट किया था, करेक्ट ना, क्लियर। सेम यही कॉन्सेप्ट है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम है, वहाँ भी वही होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, अगर वेपर प्रेशर कम है तो टेम्परेचर, हाँ, मतलब वेपर प्रेशर ही उसकी प्रोपोर्शनल टू क्या है, सॉरी, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इसका वेपर प्रेशर कम होता है, करेक्ट है ना। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, ज़्यादा था, तो वेपर प्रेशर क्या है, कम है, करेक्ट। तो यही कॉन्सेप्ट राउट्स लॉ वाले ग्राफ में भी एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या बनाया था, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो वो क्वेश्चन आपको टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का भी दे सकता है ग्राफ, तो आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट है। आइए स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जो हमने वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम ग्राफ डिस्कस किया था, उसके ऊपर ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, उस पर बेसिक क्वेश्चन है, क्लियर है। इससे हमें ज़्यादा बेटर क्लियरिटी मिलेगी जो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम ग्राफ के बारे में, राइट स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विथ कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर of a binary liquid mixture. The graph is plotted at constant pressure. Which of the following statement is incorrect? Where x and y stand for mole fraction in liquid phase as well as in vapor phase. Correct? हमें स्टूडेंट क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ये ग्राफ वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम का है, और वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम ग्राफ किसका है, बेंजीन और किसका, टॉलिन का, क्लियर। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्या था, जो नीचे वाला जो कर्व था ये बबल पॉइंट कर्व था, और जो ऊपर वाला कर्व था वो क्या था, ड्यू पॉइंट कर्व था, करेक्ट। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, जब बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.5, तो टॉलिन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.2, ठीक है, चाहे करेक्ट है या इनकरेक्ट है, राइट। आइए करते हैं इसको। तो स्टूडेंट क्या है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना 0.5, देखिए इधर बेंजीन क्या है, यहाँ पे टॉलिन 1 है, ठीक है, तो इधर बेंजीन 1 होगा, करेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मोल फ्रैक्शन जो टॉलिन का है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है, बट जो बेंजीन का है वो राइट टू लेफ्ट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जब मोल फ्रैक्शन बेंजीन का 0.5 है, इसका मतलब 0.5 बेंजीन का ये होगा तो टॉलिन का भी यही होगा, ठीक है। अब अगर आपको वेपर फेज में कंपोजिशन निकालनी है स्टूडेंट, तो आप देखिए क्या करेंगे, आप पूरी एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट।
कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, बबल पॉइंट तक, बबल पॉइंट कर्व तक, जो ये वाला पॉइंट था, ठीक है, कर दिया आपने। अब आप क्या करेंगे, इसके टच होने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ड्यू पॉइंट कर्व पे टच करे। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी ड्यू पॉइंट कर्व पे टच करते हुए, करेक्ट। अब स्टूडेंट क्या है, आप इसको नीचे ड्रॉ करेंगे, नीचे फिर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अब जहाँ ये वर्टिकल लाइन टच कर रही थी, करेक्ट स्टूडेंट, राइट, वो जो आएगा, क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन जो आएगा, कंपोजिशन आएगा, वो क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट, बेंजीन के किसके, मोल फ्रैक्शन के बराबर, ठीक है। देखिए क्या है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 0.5 था मोल फ्रैक्शन, हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा, फिर हमने क्या किया, हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, फिर हॉरिजॉन्टल, और फिर हमने नीचे लेके आए, तो हमें कितना मिला, 0.2, ठीक है। तो 0.2 क्या है स्टूडेंट, आप देखिए 0.2 मोल फ्रैक्शन क्या मिल रहा है हमें, ये वाला मोल फ्रैक्शन किसका है, इधर से इधर किसका मोल फ्रैक्शन है, टॉलिन का। तो टॉलिन का जो मोल फ्रैक्शन वो कितना मिला स्टूडेंट, 0.2, करेक्ट, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, पहला ऑप्शन क्या स्टूडेंट, सही है। जो स्टूडेंट ये वाली जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको टाई लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाई लाइन, ठीक है, याद रखेंगे क्या बोलते हैं, टाई लाइन, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, कैसे कंपोजिशन हमने निकाली, 0.5 पे हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना था, कहाँ तक, बबल पॉइंट कर्व तक, फिर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना था ड्यू पॉइंट तक, फिर हमें इसके नीचे फिर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा, जहाँ पे टच किया वो कंपोजिशन क्या होगी, क्योंकि मैंने बताया था ये जो कंपोजिशन होती है किसकी, वेपर फेस की, और ये कंपोजिशन किसकी होती है, लिक्विड फेस की। वेपर फेस की कंपोजिशन ड्यू पॉइंट बताता है, और जो बबल पॉइंट है वो किसके कब बताता है, बबल पॉइंट बताता है कंपोजिशन इन वेपर फेस, सॉरी, कंपोजिशन इन लिक्विड फेस। बबल पॉइंट कर्व बताता है कंपोजिशन इन लिक्विड फेस, और जो ड्यू पॉइंट कर्व है वो बताता है कंपोजिशन इन वेपर फेस, करेक्ट। तो कंपोजिशन कितना मिल रहा है स्टूडेंट हमें, 0.2, करेक्ट है। तो इधर से इधर क्या कर रहा है, टॉलिन बढ़ रहा है, तो ये जो मोल फ्रैक्शन है वो किसका मिलेगा, टॉलिन का, करेक्ट। अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट है, टॉलिन का जो मोल फ्रैक्शन 0.3 है, तो बेंजीन का कितना होगा, 0.6 इन वेपर फेस, करेक्ट है। तो इसको आपको करेंगे। अब क्या है, टॉलिन कितना है, ये 0.3 टॉलिन का ही है, क्योंकि इधर से इधर टॉलिन बढ़ रहा है। तो टॉलिन पे हमने एक लाइन ड्रॉ करा वर्टिकल, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसके फिर से हम नीचे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला। तो ये वाला जो पॉइंट मिल रहा है ये कितना मिल रहा है, 0.1। तो इसका मतलब बेंजीन की कंपोजिशन कितनी होनी चाहिए, 0.1, बट यहाँ कितना देर का है, 0.6। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट, क्या है, इनकरेक्ट, करेक्ट ना। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड ऑप्शन देखते हैं, जब मोल फ्रैक्शन बेंजीन का 0.3 है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का जो 0.3 है वो कब होगा स्टूडेंट, जब टॉलिन का 0.7 होगा, तो बेंजीन का कितना होगा, 0.3। तो ये वाला जो है ये बेंजीन का 0.3 है मोल फ्रैक्शन, करेक्ट है। तो आपने इस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा, फिर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा, तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन वो कितना मिल रहा है टॉलिन का, 0.4। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट, क्लियर। और जो ये मैंने पहले ही बोला, ये जो वर्टिकल लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, टाई लाइन, जो किसको जोड़ती है, बबल पॉइंट कर्व को और ड्यू पॉइंट कर्व को, राइट। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन स्टूडेंट क्या है, इफ़ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 0.7। अब मोल फ्रैक्शन बेंजीन का 0.7 है, ठीक है। तो इसका मतलब टॉलिन का कितना होगा, 0.3। तो टॉलिन का 0.3 ये है, राइट। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया वर्टिकल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ आएगा, इससे जब नीचे आएंगे तो कुछ यहाँ पे हमें 0.1 के से भी कम मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0.1 से भी कम, क्योंकि आप 0.3 से गए वर्टिकल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, फिर से आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो आप लगभग 0.1 से थोड़ा सा आपको कमी मिलेगा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। दिस मीन्स जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या सही है, क्योंकि जो टॉलिन का मोल फ्रैक्शन गिवन है वो क्या 0.3 से कम है, करेक्ट। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, और फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, बी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको जिस पे भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे यहाँ पे बोला था, इसमें सी की बात करें अगर हम,
मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 0.3, तो ध्यान रखेंगे बेंजीन का 0.3 मतलब टॉलिन का कितना 0.7। तो आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद किया कि आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और फिर आपने फिर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जहाँ पे वो कट करेगा, वो मोल फ्रैक्शन हो किसमें, वेपर फेज में। करेक्ट है ना, क्लियर। क्योंकि जो ड्यू पॉइंट था वो क्या था, वेपर फेज की कंपोजिशन, और जो बबल पॉइंट था वो क्या था, लिक्विड फेज की कंपोजिशन शो करता है। ऐसा क्यों था स्टूडेंट, अगर आपको याद है मैंने क्या बताया था, जो ड्यू पॉइंट होता है वो जो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस करेगा वो क्या था, ड्यू पॉइंट। इसका मतलब जो ड्यू पॉइंट है वो किसकी कंपोजिशन पे डिपेंड कर रहा है, वेपर फेज की। क्योंकि हमने क्या बोला था, सेकंड जो डेफिनेशन ड्यू पॉइंट का, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच फर्स्ट वेपर विल स्टार्ट कंडेंसिंग या फॉर्म्स लिक्विड ड्रॉप, ठीक है ना, वो जो बबल बनाया था लास्ट बबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो ड्यू कंडेंस हो रहा है, इसका मतलब जो उसका ड्यू पॉइंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेपर फेज की कंपोजिशन पे। इसीलिए जो ड्यू पॉइंट है वो क्या शो करता है, वेपर फेज की कंपोजिशन। और जो बबल पॉइंट है, क्योंकि आप लिक्विड को हीट कर रहे होते हैं, तो जो बबल पॉइंट है वो लिक्विड फेज की कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। इसीलिए जो ऊपर का कर्व है वो लिक्विड फेज की कंपोजिशन शो कर रहा है, और जो नीचे वाला कर्व है वो किसकी शो कर रहा है, लिक्विड फेज की कंपोजिशन। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हुआ होगा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, a liquid mixture having a composition corresponding to the boiling point Z which shows is subjected to the distillation at constant pressure, which of the following statement is correct। स्टूडेंट अभी हम ये कर्व देख के आए थे, ये कर्व किसका है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर का कर्व है। एजोट्रॉप कहाँ पे बन रहा है, जेड पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, जेड पे बन रहा है। करेक्ट है। तो आइए देखिए ऑप्शन चेक करते हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है स्टूडेंट कि विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट डिफर फ्रॉम द मिक्सचर। स्टूडेंट याद है डिस्टिलेट क्या था, जो वेपर फेज बनता है और उसको जो कंडेंस करते हैं, जिसको हमने फर्स्ट कंडेंसेट बोला था, उसी को डिस्टिलेट बोलते हैं। करेक्ट है ना। अब क्या कह रहा था, कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट डिफर फ्रॉम द मिक्सचर, नहीं, हमने बोला था एजोट्रॉप पे जेड पॉइंट पे क्या होगा, जो वेपर फेज की कंपोजिशन होगी वही लिक्विड फेज की होगी। इसका मतलब जो डिस्टिलेट की कंपोजिशन होगी वही किसकी होगी, लिक्विड मिक्सचर की भी होगी। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन चेंजिंग, नहीं स्टूडेंट, जेड पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, अभी हमने देखा था। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, द मिक्सचर हैज़ एन हाईएस्ट वेपर प्रेशर देन एनी अदर कंपोजिशन, नहीं, हमें पता है जब अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। तो इसका मतलब जेड पॉइंट पे वेपर प्रेशर हाईएस्ट नहीं होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि कर्व उल्टा हो जाएगा स्टूडेंट, अगर आपको याद है मैंने बताया था। क्योंकि अगर टेम्परेचर जिसका अगर टेम्परेचर यहाँ है तो वेपर प्रेशर पे जब बनाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तो कर्व ऐसा हो जाएगा। करेक्ट। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, मिनिमम। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, द कंपोजिशन ऑफ एजोट्रॉप ऑल्टर्स ऑन चेंजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। ये स्टूडेंट ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करेंगे तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारा कंपोजिशन भी चेंज होगा। करेक्ट ना। क्योंकि अगर मैं उसकी बात करता हूँ, नाइट्रिक एसिड और वाटर की बात करता हूँ, तो 120.5 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हुआ था, और 120.5 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होगा, उस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर था इक्वल टू क्या होगा, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। लेकिन जब आप 1 एटमॉस्फेयर की जगह चेंज कर देंगे, लेट्स सपोज 1.2 एटमॉस्फेयर कर देंगे, तो प्रेशर भी चेंज होगा, प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा। तो प्रेशर चेंज होगा तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, और प्रेशर चेंज हुआ तो डेफिनेटली क्या होगा, कंपोजिशन भी चेंज होगी। करेक्ट है ना। सो कंपोजिशन ऑफ एजोट्रॉप ऑल्टर्स ऑन चेंजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, इसका डी राइट ऑप्शन है। ठीक है। ये स्टूडेंट बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये मैंने स्पेशली आप लोग के यहाँ पे लिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। राइट स्टूडेंट, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे बताइए वेपर प्रेशर क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आंसर यस या नो। आंसर स्टूडेंट नो। क्या स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आंसर इज नो। क्या फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आंसर इज नो। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या स्टूडेंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नॉट वेपर प्रेशर। क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट अ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको ध्यान रखेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
करेक्ट है ना, क्लियर है। ऑस्मोसिस फिनोमिना स्टूडेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कभी क्वेश्चन आता है क्या वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आंसर आप कहेंगे नो। बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आंसर इज नो। फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आंसर इज नो। क्या है, RLVP कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, EBP है, DFP है, और ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, करेक्ट। अब स्टूडेंट क्या है, हमें पता है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है स्टूडेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब I इंटू क्या स्टूडेंट, मोलैरिटी या मोलैलिटी। फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन स्टूडेंट मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, मैंने पहले ही बोला था। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मोलैरिटी को क्या मोलैलिटी कंसिडर कर सकते हैं, करेक्ट है। तो I इंटू स्टूडेंट क्या, I इंटू M पे हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू M, वेयर I इज वेंटॉफ फैक्टर एंड M इज मोलैलिटी और मोलैरिटी, करेक्ट। अब स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन। 0.1 मोलर यूरिया स्टूडेंट, ठीक है, 0.1 मोलर यूरिया, तो वेंटॉफ फैक्टर कितना है, 1 होता है यूरिया का, तो ये 0.1 हुआ इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड NaCl के 0.1 मोलर है स्टूडेंट, तो और I कितना होगा NaCl का 2, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मिलेंगे 2, तो इसका कितना हो गया 0.2। और BaCl2 का कितना मिलेगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मिलेंगे 3, क्योंकि अल्फा गिवन नहीं तो अल्फा 1 लेंगे, तो वेंटॉफ फैक्टर कितना मिलेगा 3, तो 0.1 इंटू 3 दैट इज 0.3। तो नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा किसके हैं, BaCl2 के। इसका मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका होगा, C का, फिर B का, फिर A का। तो पहला ऑर्डर है स्टूडेंट ऑस्मोटिक प्रेशर C का, फिर B का, फिर A का। ऑर्डर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर स्टूडेंट, वो भी सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, C का लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर किसका, B का, फिर A का। अब स्टूडेंट क्या है, पहले हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। ऑर्डर ऑफ डेल्टा TB, तो वो क्या होगा, C का, एलिवेशन सबसे ज़्यादा किसका होगा, C का, फिर B का, फिर A का। फिर जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, C का, B का और A का। तो हमने डिस्कस किया फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ और सिक्स्थ, करेक्ट। अब आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट वेपर प्रेशर, है ना, ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। अब स्टूडेंट क्या है, हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना कम होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा किस में थे, BaCl2 में, तो BaCl2 का वेपर प्रेशर सबसे कम, उसके बाद किसका, फिर NaCl का, फिर किसका, A का। तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, A, फिर B, फिर C, करेक्ट। अब स्टूडेंट क्या है, अगर मैं पूछता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए आप, डेल्टा TB की बात करना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट का, तो हमें पता है जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा स्टूडेंट उसका एलिवेशन उतना ज़्यादा होगा, मतलब उसका जो T-B होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, करेक्ट है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो C का सबसे ज़्यादा, फिर B का, फिर A का। तो इसका मतलब क्या होगा, B का सबसे ज़्यादा, फिर C का सबसे ज़्यादा, फिर B का, फिर A का। अब स्टूडेंट ये ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट पूछता हूँ सॉल्यूशन का T-F, तो किसका सबसे ज़्यादा होगा। अब स्टूडेंट क्या होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होगा मतलब डिप्रेशन उतना ज़्यादा होगा। तो डिप्रेशन उतना ज़्यादा है का मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम हो रहा है और कम हो गया। इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल BaCl2 में सबसे ज़्यादा था तो डिप्रेशन सबसे ज़्यादा। इसका मतलब क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, BaCl2 का, फिर किसका होगा, NaCl का, फिर किसका होगा, यूरिया का। इसका मतलब जो यूरिया का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर किसका होगा, NaCl का, फिर किसका होगा, BaCl2 का। तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, A, फिर B, फिर C, करेक्ट स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट आपको पूरा सारा वीडियो लेक्चर जितने भी सॉल्यूशन के हमने कवर किए स्टूडेंट वो सब आपको क्लियर होगा, करेक्ट है। सो यहाँ पे स्टूडेंट हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम किसी एक नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट आपने सारे वीडियो लेक्चर देख लिए होंगे। अगर आप में इसे नहीं देखें तो आप मेरे चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं, मैंने अलग से उनकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, क्लियर है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, करेक्ट। थैंक यू।